दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी। वसुंधरा और संस्कार फार्म हाउस पहुंच चुके थे। संस्कार बाहर रुककर वहां के केयर टेकर से बात कर रहा था, तो इतने में वसुंधरा अंदर आ जाती है। अंदर वसुंधरा को एक औरत मिलती है। वसुंधरा उसे पूछती है कि वह कौन है, तो वह बताती है कि वह यहाँ के केयर टेकर की बीवी मंजू है। मंजू से देख देख कर मुस्कुराए जा रही थी, जिस वजह से वसुंधरा को काफ़ी अजीब लग रहा था। वह समझ रही थी कि मंजू आखिर उसे इस तरह से कर क्यों मुस्कुरा रही है, लेकिन इस वक्त कुछ भी कहना ठीक नहीं था, इसलिए वह चुप ही रही। उसके बाद मंजू ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक कमरे की तरफ इशारा करने लगी। पहले तो वसुंधरा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वो समझ गई कि मंजू उसे उस कमरे में जाने के लिए कह रही है। वसुंधरा ने भी उसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कदम उस कमरे की तरफ बढ़ा दिए। यह देखकर मंजू फिर से खिलखिलाकर हंसने लगी और फिर अपने पल्ले को मुंह में दबाए हुए वहां से बाहर निकल गई। उसे जाता देखकर वसुंधरा ने भी एक राहत भरी सांस ली और अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ा दिए। वह अभी कमरे के दरवाजे तक पहुंची थी कि तभी मंजू अपने हाथ में दूध का गिलास लिए हुए वापस आ गई। वसुंधरा उसे देखकर हैरान रह गई। वह उसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मंजू ने उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और फिर उसका हाथ थामकर उसे कमरे के अंदर ले आई। जैसे ही वसुंधरा ने कमरे में चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई तो एक पल को तो उसके होश ही उड़ गए। पूरा कमरा बेहद खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था। हर तरफ गुलाब के फूल ही फूल थे और मोमबत्तियां जल रही थी। बहुत ही धीमा सा रोमांटिक म्यूजिक भी बज रहा था, जो माहौल को और भी ज़्यादा रोमांटिक बना रहा था। वहाँ का माहौल बेहद खुशनुमा था, लेकिन वसुंधरा को उतना ही खराब लग रहा था। बहुत अजीब सा लग रहा था उसे। वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी। एक अजीब सी बेचैनी उसे बार बार घेरे जा रही थी। मंजू ने बिना कुछ कहे वसुंधरा को लाकर पलंग पर बैठा दिया और उसकी साड़ी के पल्ले से उसका चेहरा ढक दिया। वसुंधरा उसे मना करना चाहती थी, लेकिन उसके चेहरे की खुशी को देखकर वह उसे कुछ भी नहीं कह पा रही थी। मंजू ने मुस्कुराते हुए उसके कान में कुछ कहा, जिससे वसुंधरा ना चाहते हुए भी शर्मा गई। उसके गाल गुलाबी हो गए और पूरे चेहरे पर गुलाबी रंगत छा गई और उसे इस तरह से शर्माता देखकर मंजू एक बार फिर से खिलखिलाकर हंस दी और फिर वहाँ से चली गई। जाते जाते उसने कमरा का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। इस वक्त वह फूलों के बीच में बैठी थी, क्योंकि पूरा पलंग फूलों से सजा हुआ था, लेकिन यह फूल उसे किसी कांटे से कम नहीं लग रहे थे। उन फूलों की खुशबू भी उसके बेचैन मन को शांत नहीं कर पा रही थी। एक अजीब सी बेचैनी और घुटन हो रही थी उसे। उसका बस चलता तो वो अपने चेहरे पर डाले हुए घूंघट को कब का निकाल देती, लेकिन वो ये भी नहीं करना चाहती थी। उसने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाल रखा था और वह अब संस्कार के आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जब उसके बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई तो उसने अपने चेहरे से घूंघट हटा ही दिया और बेड से उठकर दूर खड़ी हो गई और अपने आंसू भरे चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों में छुपाकर जोर से रोने लगी। थोड़ी देर रोकर वसुंधरा ने अपना मन हल्का किया और जब वह शांत हो गई तो वह दोबारा से आकर बेड पर बैठ गई। उसने आज की रात के लिए बहुत कुछ सोच रखा था, जिसे अब अमल में लाना था। वह बेड पर बैठकर संस्कार के आने का इंतजार करने लगी कि कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला तो उसकी धड़कनें एक पल के लिए तेज हो गई, लेकिन फिर उसने खुद को जल्दी ही संभाल लिया और उसने अपनी नज़रें उठाकर सामने देखा तो दरवाजे के पास संस्कार खड़ा था। संस्कार को देखते ही वह एक बार के लिए तो उसमें ही खो गई। वह अभी भी अपने रिसेप्शन वाले नेवी ब्लू कलर
के 3 पीस सूट में ही था। वसुंधरा ने पहली बार संस्कार पर एक भरी हुई नज़र डाली थी। नेवी ब्लू सूट में वो गजब ही ढा रहा था, और वह उसकी गहरी काली आंखें, जिसमें हमेशा ही वसुंधरा खो जाया करती थी, और उसके माथे पर बिखरे वह बाल जो उसके लुक को एकदम परफेक्ट बनाते थे। वसुंधरा की नज़रें उस पर से हट ही नहीं रही थी, और वहीं संस्कार की भी नज़रें उससे हटने को कहाँ तैयार थी। वह भी अपनी नई नवेली दुल्हन को बिना किसी रोक टोक के एकटक देखे जा रहा था। कुछ लम्हों के बाद दोनों को ही होश आया कि वह दोनों क्या कर रहे हैं, तो दोनों ने एक दूसरे से नज़रें हटा ली और फिर एक दूसरे से नज़रें चुराने लगे। संस्कार, जो अब तक दरवाजे पर ही खड़ा था, वह अंदर आया और फिर उसने आगे बढ़कर दरवाजे को लॉक किया और फिर वसुंधरा की तरफ आने लगा। उसे अपने करीब आता देखकर वसुंधरा की पकड़ बेडशीट पर कस गई, लेकिन फिर संस्कार के कदम कुछ पल के लिए रुके और फिर वो अपने बैग की तरफ बढ़ गया और वह अपने साथ लेकर आया था, और उस बैग को खोलकर वह उसमें से अपने कपड़े निकालने लगा। ये देखकर वसुंधरा हैरान रह गई और वो खुद बेड पर से खड़ी हुई, जिस वजह से उसकी पायल और चूड़ियों ने शोर मचाया। तो संस्कार ने पीछे मुड़कर देखा तो वसुंधरा उसके सामने ही खड़ी थी। उसे इस तरह से अपने सामने खड़ा देखकर एक बार को तो संस्कार हैरान रह गया, लेकिन फिर अगले ही पल उसने वसुंधरा को देखकर एक हल्की सी स्माइल दी, जिसके बदले में वसुंधरा भी उसे देखकर मुस्कुरा दी। वसुंधरा आगे बढ़ी और उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। ये देखकर तो वह हैरान रह गया। उसे वसुंधरा से इस तरह की कोई उम्मीद नहीं की थी। एक पल को तो लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा हो, लेकिन यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। संस्कार तो दम साधे हुए खड़ा हुआ उसे देखे जा रहा था। तभी वसुंधरा अपने पंजों पर खड़ी हुई और संस्कार की हाइट के बराबर आते हुए उसके और नज़दीक हो गई, जिस वजह से उसकी गरम गरम सांसें संस्कार के ओंठों को छूने लगी। तो संस्कार की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। उसे इस तरह के देखकर वसुंधरा के ओठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वसुंधरा अपना चेहरा उसके चेहरे के और नज़दीक करती जा रही थी और संस्कार के रोंगटे खड़े होते जा रहे थे। वह अपने ओठों को उसके कान के पास लाकर धीरे से बोली, आज हमारी सुहाग रात है ठाकुर साहब, इतना तो आप जानते हैं ना। यह सुनते ही संस्कार ने अपनी आंखें खोली और वह उसे खुद से दूर करने को हुआ, लेकिन वसुंधरा उससे दूर नहीं हुई। वसुंधरा का इस तरह का बर्ताव देखकर संस्कार ने भी खुद पर से अपना कंट्रोल खो दिया और उसने अपनी बाहें वसुंधरा की कमर के इर्द गिर्द लपेट कर उसे खुद के और करीब कर लिया, जिस वजह से एक पल के लिए तो वसुंधरा की सांसें ही अटक गई, लेकिन अगले ही पल में वो खुद को संभालते हुए बोली, नहीं, इस तरह से नहीं। और यह कहकर उसने संस्कार की गर्दन से अपने हाथ हटाए, जिसे देखकर संस्कार की पकड़ भी उसकी कमर से ढीली हो गई तो वो भी उससे कुछ दूर हो गई। वह जाकर सोफे के हैंडल पर बैठ गई और बोली, इस तरह से तो नहीं। क्या आप नहीं जानते कि सुहाग रात पर अपनी पत्नी को पहले मुंह दिखाई का तोहफा दिया जाता है? क्या आप मेरे लिए कोई तोहफा नहीं लाए ठाकुर साहब? वो उसकी निगाहों में झांकते हुए बड़ी ही इंटेंसिटी से बात कर रही थी। उसकी बात सुनकर संस्कार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो धीरे से बोला, जानता था कि ऐसी कोई रस्म होती है तो, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आया कि तुम्हें क्या दूं और क्या नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं लाया। अब तुम मुझे अपनी पसंद बता देना, मैं उसी हिसाब से तुम्हारे लिए तोहफा ले आऊँगा धरा, वो भी जो तुम कहोगी। वसुंधरा यह सुनकर अजीब तरह से मुस्कुराई और बोली, वादा? संस्कार उसके पास आया और उसका हाथ थामते हुए बोला, वादा? वो भी बिल्कुल पक्का वाला। लेकिन बताओ तो कि तुम्हें क्या चाहिए? वसुंधरा ने धीरे से उसके हाथों के बीच से अपना हाथ खींचा और मुस्कुराते हुए बोली,
बता दूंगी ठाकुर साहब, इतनी जल्दी भी क्या है, बस आप अपने वादे पर कायम रहना। फिर वो सोफे के पास रखे हुए अपने बैग को उठाती है और उसमें से कुछ निकालने लगती है। संस्कार वसुंधरा के बर्ताव में हुए इस बदलाव से काफ़ी हैरान था। उसका दिमाग कह रहा था कि जरूर वसुंधरा के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन उसका दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उसे तो लग रहा था कि वसुंधरा ने उसे और उन दोनों के बीच के रिश्ते को दिल से अपना लिया है। वसुंधरा अपने बैग से एक फाइल निकालते हुए कहती है, आप आज की खास रात पर भी मेरे लिए कोई तोहफा नहीं लाए ठाकुर साहब, ये अच्छी बात नहीं है। संस्कार उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था धरा कि तुम्हें मेरा गिफ्ट ना लाना इतना ख़राब लगेगा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ऐसा नहीं करता, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आता। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर डैट। वसुंधरा उसकी तरफ देखते हुए बोली, अरे अरे, आप तो अभी से माफ़ी मांगने लगे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको आपकी इस गलती के लिए माफ़ करती हूँ। लेकिन आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा लेकर आई हूँ और यकीन मानिए आपको वह तोहफ़ा बेहद पसंद आएगा। संस्कार भी मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा जी, इतना यकीन है तुम्हें अपने तोहफे पर। संस्कार अभी भी अपने सपनों की दुनिया में था। उसे वसुंधरा का लहजा समझ में नहीं आ रहा था। यकीन की तो बात ही मत कीजिए ठाकुर साहब, बस मुझे तो इतना पता है कि मेरा तोहफ़ा ऐसा है जो आज तक किसी पत्नी ने अपने पति को नहीं दिया होगा, और आज की खास रात पर तो बिल्कुल भी नहीं। और ये तोहफ़ा आपके होश उड़ाने के लिए भी काफ़ी है। कहकर उसने वह फाइल संस्कार की तरफ बढ़ा दी और बोली, लीजिए पढ़िए इसे। वसुंधरा की आंखों में, उसके लहजे में और उसके बर्ताव में एक तंज छुपा था जो अब संस्कार को कुछ कुछ समझ भी आ रहा था। संस्कार ने हैरानी भरी नज़रों से अपने हाथ में पकड़ी हुई उस फाइल को देखा और फिर वसुंधरा को देखते हुए बोला, यह सब क्या है धरा, यह किस चीज़ की फाइल है? वसुंधरा उसे देखकर तंजिया मुस्कान देते हुए बोली, आप खुद इतने पढ़े लिखे हैं ठाकुर साहब कि जब आप इसे खोलकर पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको एक एक बात बड़े ही आसानी से और जल्द ही समझ में आ जाएगी। शायद इतने अच्छे से तो मैं भी आपको ना बता पाऊँ, एक बार खोलिए तो सही। यह कहकर उसने इशारा किया तो संस्कार कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसके दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसने अपने कांपते हाथों से डरते डरते धीरे से वह फाइल खोली और उसे ध्यान से देखा तो वह किसी की मेडिकल रिपोर्ट जैसी लग रही थी। यह देखकर संस्कार हैरान रह गया कि आज की रात वसुंधरा उसे किसी की मेडिकल रिपोर्ट क्यों देना चाहती है, वह भी तोहफे के रूप में। संस्कार ने एक औरत हैरत भरी नज़र वसुंधरा पर डाली जो उसे ही देख रही थी, तो वसुंधरा ने उसे फिर से फाइल को में देखने का इशारा किया तो संस्कार ने भी उस पर से अपनी नज़रें हटाकर फाइल में गड़ा दी। फिर उसने ध्यान से उन रिपोर्ट पर नाम पढ़ा तो उस पर वसुंधरा का नाम था। यह देखकर वह हैरान रह गया और अब उसे और उत्सुकता होने लगी और वो उन रिपोर्ट्स को पढ़ने लगा। सबसे पहली रिपोर्ट उसकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट थी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में पॉजिटिव लगा लिखा हुआ था। उसे देखते ही संस्कार की आंखें हैरानी से फैल गई और पूरी की पूरी फाइल ही उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गई। संस्कार के हाथ पैर कांपने लगे और वह लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला, तुम प्रेग्नेंट थी धरा, लेकिन कब और कैसे? फाइल के इस तरह से संस्कार के हाथों से छूट जाने पर वसुंधरा की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। उसने संस्कार के सवाल और उसकी हालत दोनों को ही नज़रअंदाज किया और उसके पास आई और ज़मीन पर पड़ी हुई उस फाइल से निकालकर बिखरे हुए कागज़ों को उठाने लगी तो संस्कार दोबारा से धीमी सी आवाज़ में बोला, मेरे सवाल का जवाब दो धरा। लेकिन वसुंधरा इस बार भी कुछ नहीं बोली तो संस्कार नीचे बैठ गया और उसके हाथ में पकड़ी हुई फाइल को
उसके हाथों से खींचते हुए उसके कंधे से पकड़कर झंझोड़ते हुए तेज और गुस्से भरी आवाज़ में बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा है वसुंधरा, जवाब दो मुझे। इधर सुहानी और समय भी अपने होटल पहुंच चुके थे। समय ने सुहानी को स्टाफ के साथ रूम में जाने के लिए कहा और खुद नीचे रिसेप्शन पर रुक गया। थोड़ी देर बाद समय मुस्कुराता हुआ होटल रूम में आया और अंदर आकर उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया। मुड़कर उसने उस कमरे की तरफ गौर से देखा तो कमरे की सजावट देखकर उसके ओठों पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि आज उसका सपना सच जो हो गया था। आज उसने सुहानी के नाम के साथ अपना नाम हमेशा के लिए जोड़ दिया था। आज उसके सामने उसका प्यार उसकी बीवी बनकर उस फूलों से सजी हुई सुहाग सेज पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। फाइनली आज सुहानी पर उसका पूर्ण अधिकार हो चुका था। वह उसकी पत्नी बन चुकी थी, कानूनी और सामाजिक दोनों रूपों से। लेकिन फिर जैसे ही उसकी नज़र कमरे के बीचों बीच रखे हुए उस सजे हुए बेड पर गई तो उसके ओठों की मुस्कुराहट हल्के से फीकी हो गई, क्योंकि उस बेड पर कोई नहीं था। उसने कमरे में चारों तरफ नज़र घुमाई तो पूरे कमरे में सुहानी उसे कहीं भी नज़र नहीं आई। वह अपने कमरे के अंदर बढ़ आया और फिर बालकनी की तरफ बढ़ गया तो उसने देखा कि बालकनी में रेलिंग पर दोनों हाथ रखकर सुहानी उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हुई रात के अंधेरे में चमचमाते हुए शहर को देख रही थी। चांदनी रात में चांद की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी, जिसमें उसका जिस्म किसी सोने की तरह चमक रहा था और जिसे देखकर एक बार फिर से उसके होठों की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। वह अब भी अपनी ब्लैक कलर की साड़ी में ही थी। उसके ब्लैकलेस ब्लाउज से उसकी गोरी पीठ साफ नज़र आ रही थी, जो समय को बेकाबू करने के लिए काफ़ी थी। वह बालकनी में आया और उसने उससे थोड़ा सा दूर खड़े होकर सुहानी को आवाज़ लगाई, लेकिन सुहानी तो अपनी सोच में इस कदर घूम गई थी कि उसे समय की आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। तो समय उसकी ओर नज़दीक गया और पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तो फाइनली आप आज मिसेस सुहानी समय ठाकुर बन ही गई। फाइनली मुझे मेरी मोहब्बत मिल ही गई। मैं आज बहुत खुश हूँ सोनू, बहुत खुश, कहकर उसने अपने ओंठ उसके कंधे पर रख दिए तो सुहानी के गुलाबी गालों को उसकी आंखों से निकली आंसुओं की बूंदें भिगो गई और उसके हाथों की पकड़ रेलिंग पर कस गई। वह ऐसे ही खड़ी रही और ऐसे ही खड़े खड़े बोली, लेकिन मुझे नफ़रत है आपसे, हद से ज़्यादा नफ़रत करती हूँ मैं आपसे। नफ़रत है मुझे इस मोहब्बत शब्द से और नफ़रत है मुझे इस मोहब्बत शब्द का इजहार करने वालों से। जैसे सुहानी के कहे हुए शब्द समय के कानों में पड़े तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने गुस्से से सुहानी का हाथ पकड़ा और उसे अपने तरफ घुमा दिया और फिर उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखकर उसकी गहरी नीली निगाहों में देखते हुए उसके ऊपर हल्का सा झुककर बोला, नफ़रत करती हो ना तुम मुझसे और मेरी मोहब्बत से, तो ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे उससे कोई प्रॉब्लम है। और सही कहूँ तो मुझे तुम्हारी मोहब्बत से कोई दरकार भी नहीं है। मैं कोई तुम्हारा दीवाना पागल आशिक नहीं हूँ जो तुम्हारी मोहब्बत के लिए मरा जा रहा हूँ। मैं तुम्हारा पति हूँ, मतलब समझती हो ना पति होने का। और वैसे भी आज तो हमारी वेडिंग नाइट है। मेरा तुम पर और तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म दोनों पर पूरा हक है। वो उसके गाल पर अपनी उंगली चलाते हुए बेहद मदहोशी से बोला। उसकी आवाज़ से एक नरमी थी, लेकिन फिर भी उसकी बातें सुहानी को डरा रही थी। सुहानी उसकी करीबी से सहम रही थी और साथ ही साथ उसकी बातों से वह हल्का हल्का पीछे हुए जा रही थी। लेकिन वह जितना पीछे होती संस्कार उतना ही उस पर झुकता चला जाता और एक वक्त के बाद सुहानी को एहसास हुआ कि वो उससे ज़्यादा झुक नहीं सकती, क्योंकि उसका आधा जिस्म हवा में था और उस पर समय झुका हुआ था। उसने अपनी गर्दन हल्की सी घुमाई और नीचे देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह बालकनी की रेलिंग पर टिक कर खड़ी है और पीछे की तरफ झुक रही है। अगर वह जरा भी लड़खड़ा गई तो
वह और समय किसी भी वक्त नीचे जा गिरेंगे। समय उसके और करीब हुआ तो सुहानी ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली तो समय तिरछा मुस्कुराया और उसके कान के पास अपने ओंठ से ले जाकर बोला, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता है सोनू। क्यों इंतजार करवा कर अपने पति को इतना तड़पा रही हो? समय के इतना कहने के बावजूद भी सुहानी जरा सा भी नहीं हिली तो समय सीधा हुआ और उसने सुहानी की कमर में हाथ डालकर उसे भी सीधा खड़ा कर लिया। यह देखकर सुहानी ने अपनी आंखें झट से खोल दी। सुहानी उसे धक्का देकर कमरे के अंदर जाने लगी, लेकिन समय उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे उसकी पीठ समय की चौड़ी और मजबूत छाती से जा टकराई। इधर फार्म हाउस में संस्कार के कमरे में संस्कार गुस्से से चीखते हुए बोला, बोलो वसुंधरा, तुम प्रेग्नेंट थी। इस वक्त उसकी आवाज़ में गुस्सा जरूर था, लेकिन एक दर्द भी था। वसुंधरा ने कसकर अपनी आंखें बंद की, गुस्से से अपने दोनों ओंठ भींचे और फिर अपनी आंखें खोलकर गुस्से से उसे अपने दोनों हाथों से हल्का सा धक्का दिया, जिससे वह उससे दूर हो गया और पीछे की तरफ लुढ़क गया। लेकिन आज संस्कार के गिरने पर भी वसुंधरा को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वह तो उस पर और भी ज़्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, यह सवाल पूछने का आपको कोई अधिकार नहीं है ठाकुर साहब। किस हक से पूछ रहे हैं आप मुझसे यह सब? सिर्फ शादी कर लेने से एक मर्द को एक औरत पर सारे अधिकार नहीं मिल जाते हैं। उसके लिए एक मर्द को साबित करना पड़ता है कि वह औरत के साथ हर वक्त है। लेकिन आपने तो कभी ऐसा साबित करना तो दूर की बात है, अपनी तरफ से ऐसा कोई इशारा तक नहीं दिया। तो फिर किस हक से आप मुझसे आज ये सवाल जवाब कर रहे हैं? संस्कार भारी और नम आवाज़ में बोला, मैं सच जानना चाहता हूँ धरा। वसुंधरा भी अपनी भारी और गुस्से भरी आवाज़ में बोली, पहले तो आपने खुद मेरे साथ वो सब किया जो एक पति अपने पत्नी के साथ करता है, और फिर जब आपको लगा कि ये सिर्फ आपकी एक गलती थी तो कायरों की तरह मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। आपने अपने और मेरे करियर के लिए हमारे रिश्ते को ही दांव पर लगा दिया और आपको इस बात का एक बार भी पछतावा नहीं हुआ। आपके लिए तो वह रात एक गलती थी ना, और आप उस गलती का बोझ उठाना नहीं चाहते थे, इसलिए यहाँ से चले गए। लेकिन आपको एक बात बता दूँ मिस्टर संस्कार ठाकुर की, वो रात आपकी एक गलती नहीं थी, बल्कि आपकी हवस थी, जिसे आपने मेरे जिस्म से शांत किया और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय यहाँ से भाग गए और छोड़ गए मेरे पेट में उस रात की निशानी को। फिर वसुंधरा उसके नज़दीक आई और अपने दोनों हाथों से उसके कॉलर को पकड़कर बोली, इसलिए आप यहाँ से भाग गए थे ना, ताकि आप पर कोई उंगली ना उठाए। अगर उस रात के बारे में घर में किसी को पता चल जाता तो सब आप पर ही उंगली उठाने लगते, क्योंकि आप ही तो वो इंसान थे जो मुझसे दूर रहना चाहते थे, जो हमारे रिश्ते को सच में अपनाना नहीं चाहते थे। लेकिन उसके बाद भी आपने मेरे साथ कहकर वह शांत हो गई और फिर एक गहरी सांस लेकर फिर से बोली, ठाकुर साहब, मर्द की मर्दांगी उसमें नहीं होती जो आपने मेरे साथ किया, बल्कि मर्द की मर्दांगी तो तब असली होती है जब वह पूरे समाज के सामने खड़े होकर औरत का हाथ थाम कर उसका साथ देता है, ना कि इस तरह से पीठ दिखाकर भाग जाता है। पहले तो आपने मुझ पर अपने अधिकार जताए और उसके बाद जब उन अधिकारों के परिणाम को झेलने का टाइम आया तो मुझे यहाँ सबके बीच अकेला छोड़ गए, सब कुछ झेलने के लिए। कहते कहते उसके आंसुओं की धारा और तेज हो गई और उसकी पकड़ संस्कार के कॉलर से भी छूट गई। वह उससे दूर हो गई और बेड से सिर टिकाकर उसका आसमान की तरफ देखने लगी। वसुंधरा की आवाज़ में बेहद गुस्सा भरा था। वह अपने इतने सालों के गुबार को आज संस्कार पर निकाल देना चाहती थी, या शायद उसे आज पहली बार मौका मिला था कि वो अपने दिल में पनप रहे ज्वालामुखी को आज संस्कार के सामने बह जाने दे। संस्कार को यकीन नहीं हो रहा था कि वसुंधरा अपने अंदर इतना कुछ दबाए बैठी है। वो या तो जानता था कि वसुंधरा कुछ परेशान है, लेकिन जब से उसे बबीता जी और रजनी जी की सच्चाई पता चली थी तो उसे लगता था कि शायद वसुंधरा इसी बात से परेशान है।
लेकिन इसके पीछे की बात इतनी ज़्यादा गहरी हो सकती है, इस बात का तो उसे इल्म भी नहीं था। वो इस बार भी फिर से उसके करीब हुआ और उसके हाथों को पकड़ कर बोला, मानता हूँ धरा कि मैं तुम्हें उस वक्त अकेला छोड़ कर गया था, लेकिन मुझे भी उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं। मैं भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में था, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं था कि मैंने तुमसे अपना हर रिश्ता ही ख़त्म कर लिया था। अगर ऐसी कोई बात थी तो तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? कम से कम एक बार मुझे इस सब के बारे में बताती तो। उसका यह सवाल सुनते ही वसुंधरा ने हैरत भरी नज़रों से उसे देखा, फिर ज़ोर से हंसी और उसका हाथ झटक कर बोली, आपको तो सैल्यूट करना चाहिए ठाकुर साहब कि आप में आज भी इतनी हिम्मत है जो आप मुझसे इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं। जरा भी शर्म नहीं है ना आपको? आपके अंदर जरा भी लिहाज नहीं है ना? तभी तो आप यह सब मुझसे कह रहे हैं। क्या कहा आपने मुझसे कि मैंने आपको इस बारे में बताया क्यों नहीं? या मुझसे पूछने से पहले एक बार अपने दिल से पूछ कर देखिए कि क्या आपने एक भी बार मुझे सुनना चाहा? मैंने एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार आपको फ़ोन किया, हर बार आपको सच बताने की कोशिश की, लेकिन आप तो मेरा फ़ोन उठाते ही नहीं थे। अगर गलती से उठा भी लिया तो मुझे लंबे चौड़े भाषण सुनाने शुरू कर देते थे। आप तो उस रात से रिलेटेड कोई भी बात सुनना ही नहीं चाहते थे। आपने ही तो मुझसे कहा था कि मैं आपको फ़ोन ना करूं, तो फिर आज आप किस हक से कह रहे हैं कि मैंने आपको यह सब बताया नहीं? उसकी बात सुनकर संस्कार तो एकदम खामोश हो गया था, क्योंकि जो कुछ भी वसुंधरा ने कहा था उसका एक एक शब्द 100% सच था। वसुंधरा ने संस्कार के कॉलर को एक बार फिर से कस कर पकड़ा और उसे खुद के करीब करके उसकी गहरी काली आंखों में देखते हुए बोली, आप जानते हैं ठाकुर साहब कि आपकी वजह से मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया है, कैसे कैसे झेला है इस सबको। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट थी, उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आप जानते नहीं हैं। मैंने तो वह सब कुछ बर्दाश्त है जिसे आप सपने में भी नहीं सोच सकते। जानते हैं, जब मुझे अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिली तो मुझे तो यह भी समझ नहीं आया था कि मैं अपने माँ बनने की बात पर खुश हूँ या रोऊँ। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ और क्या नहीं। फिर मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपका ख्याल आया और मुझे लगा कि मुझे सबसे पहले यह बात आपको बतानी चाहिए। उसके बाद आप जो फैसला करेंगे मैं उसमें आपका पूरा पूरा साथ दूंगी। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती थी, क्योंकि चाहे आप माने ना माने थे तो आप उस बच्चे के बाप और मेरे पति ही। हर औरत चाहती है कि जब वह पहली बार माँ बने तो उसके साथ उसका पति हो और वो यह खुशखबरी सबसे पहले उसके साथ ही साझा करे। लेकिन आपने तो मेरी ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशखबरी को सबसे बड़ी दुख खबरी में बदल दिया। कहते हुए वसुंधरा उसे घूर रही थी और संस्कार अपनी नज़रें नीची करके उसे चुपचाप सुन रहा था, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई चारा ही नहीं था। क्या वसुंधरा संस्कार को माफ़ कर देगी या नहीं, देखते हैं अगले भाग में। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।